आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग यानी कि द्विवेदी काल। कल अपन भारतेंदु काल को पढ़ चुके हैं, आज अपन द्विवेदी काल पढ़ेंगे और आज ही अपन आधुनिक काल को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना हो पाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि द्विवेदी काल, ये द्विवेदी एक्चुअली में है कौन, किन के नाम पर द्विवेदी काल पड़ा है। तो ध्यान में रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही ये द्विवेदी काल पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में, ध्यान में रखना, 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। किसके बने थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। और यहाँ से लगा कि ये 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बने रहते हैं। लेकिन द्विवेदी युग जो है वो आपका कहाँ तक माना जाता है? 1918 तक माना जाता है। ठीक है, 1900 से 1918 तक, यानी कि सरस्वती पत्रिका का जो भी समय काल है उसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। खास तौर पे जो द्विवेदी का जो काल है। अब इस काल यानी कि द्विवेदी काल का अन्य नाम क्या क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र इसे कहते हैं जागरण सुधार काल, और उसे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल किसे बोला था? नगेंद्र ने। तो पुनर्जागरण काल तो बोला गया था भारतेंदु काल को, और द्विवेदी काल को नगेंद्र ने क्या कहा है? जागरण सुधार काल का है। और इसे आप परिष्कार काल, परिमार्जन काल, खड़ी बोली हिंदी का प्रतिष्ठित होने का काल कह सकते हो। प्रतिष्ठित तो यहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हो जाती है? तो भारतेंदु काल में खड़ी बोली स्टार्ट हो जाती है। आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय चरण, प्रथम चरण तो भारतेंदु काल है, द्वितीय चरण ये हो जाएगा, और द्वितीय चरण क्या हो जाएगा? छायावाद हो जाएगा। आचार्य शुक्ल नई धारा द्वितीय उत्थान काल इसे कहते हैं। डॉक्टर बचन सिंह ने द्विवेदी काल के कवियों को सरस्वती कलम के कवि कहा है। आचार्य बचन सिंह ने द्विवेदी काल के जो कवि है उनको क्या बोला है? सरस्वती कलम के कवि का है। सरस्वती कलम के कवि का है। ठीक है, डॉक्टर बचन सिंह ने द्विवेदी काल के कवियों को सरस्वती कलम के कवि कहा है। सरस्वती कलम, क्योंकि इस समय इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि सरस्वती कलम के कवि कहाँ है? तो याद में रखना कि 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी वो किस पत्रिका के संपादक रहे थे? सरस्वती के। तो बचन सिंह ने द्विवेदी काल को क्या बोलता है? सरस्वती कलम के कवि का है। सरस्वती कलम के कवि का है। और खड़ी बोली का आरंभिक काल, खड़ी बोली का आरंभिक काल भी यही है। सरस्वती पत्रिका बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष हुआ। सरस्वती पत्रिका के बारे में याद में रखिए कि बंगाली एक सज्जन हुए जिनका नाम है चिंतामणि घोष, और चिंतामणि घोष ने 1900 में सरस्वती पत्रिका की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका की स्थापना करी, और सरस्वती के संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष है। चिंतामणि घोष इंडियन प्रेस इलाहाबाद के सत्वाधिकारी थे। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के क्या थे? सत्वाधिकारी थे। और सरस्वती मंडल में शामिल विद्वान कौन कौन थे? तो श्याम सुंदर दास है। ठीक है, श्याम सुंदर दास है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, राधा कृष्ण दास है, कार्तिक प्रसाद खत्री है, और किशोरीलाल गोस्वामी है। तो सबसे पहले कौन है? श्याम सुंदर दास, दूसरे जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने बिहारी रत्नाकर लिखी है, और राधा कृष्ण दास जो कि पहले अध्यक्ष थे, और कार्तिक दो पे हो गए, कार्तिक प्रसाद खत्री और एक किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और श्याम सुंदर दास, ये इनके क्या हो गए? ये सरस्वती मंडल में शामिल विद्वान हैं। 1901 और 2 में, 1901 और 2 में तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य किसने संभाला? तो श्याम सुंदर दास ने। 1901 और 2, ओनली 2 साल तक इन्होंने संभाला है। ठीक है, उसके बाद में 1903 में कौन आते हैं? हमारे इसके नए संपादक के रूप में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जो कि कब तक संपादक कार्य संभालते हैं? 1920 तक संभालता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के तुरंत बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? देवीदत्त शुक्ल बने। कौन बने हैं? देवीदत्त शुक्ल। देवीदत्त शुक्ल बने। और द्विवेदी युग 1900 से कब तक माना जाता है? 1918 तक माना जाता है। 1900 से 1918 तक माना जाता है। 1900 ये तो इनका प्रारंभ काल है, 1918 इनका अंतिम उच्च काल है। अब द्विवेदी कालीन कविता की विशेषता यानी प्रवृत्तियाँ, क्या हो रहा था इस सब, किस प्रकार की कविता लिखी जा रही थी, किस भाषा में लिखी जा रही थी, ये सारी बातें तो ध्यान रखना। अब कविता जो है वो देशभक्ति और राजभक्ति का द्वंद्व अंतर विरोध यहाँ पे समाप्त हो गया था।
जो देशभक्ति और राजभक्ति का द्वंद्व हमें भारतेंदु काल में देखने को मिलता है वो इस समय खत्म हो चुका है, यानी कि अब ओनली ऑन देशभक्ति की कविताएं लिखी जा रही थी। अब कविता में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का स्वर क्या हो चुका था, तीव्र हो चुका था और तीव्र राष्ट्र चेतना का विकास हुआ। नाथुराम शर्मा शंकर हुए हैं, इनकी पंक्ति पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रहेगी। नाथुराम शर्मा शंकर कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेकु न डरना होगा। ये पंक्ति इनकी सीधी सीधी पूछी जाती है कि देशभक्त वीरों मरने से नेकु न डरना होगा, ये नाथुराम शर्मा की है। और समाज सुधार की भावना, नव जागरण के स्वर और तीव्र हो गए। कविता की भाषा खड़ी बोली बन गई थी, कविता की भाषा खड़ी बोली बन गई थी और गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक हो गई थी, यानी गद्य भी खड़ी बोली और पद्य भी खड़ी बोली, दोनों खड़ी बोली हो चुकी थी। सरस्वती पत्रिका के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने न केवल ब्रज भाषा को काव्य की भाषा से दूर कर दिया, बल्कि खड़ी बोली गद्य को और अधिक परिमार्जित, परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाया है। सरस्वती पत्रिका के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने न केवल ब्रज भाषा को काव्य से क्या कर दिया, काव्य की भाषा से दूर किया है, बल्कि खड़ी बोली गद्य को और अधिक परिमार्जित, परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाया है। इसलिए शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को खड़ी बोली गद्य का क्या बना है, व्यवस्थापक आचार्य का है। इसलिए शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को खड़ी बोली गद्य का क्या बना है, व्यवस्थापक आचार्य का। और द्विवेदीकालीन कविता की विशेषता क्या है, तो इतनी वर्तात्मकता, यानी कि हुबहू यथार्थ का फैलाव लिए लंबे लंबे आख्यान ग्रंथ इसमें देखने को मिलता है। द्विवेदी काल में प्रबंधात्मकता की प्रवृत्ति ज़्यादा मिलती है, यानी कि मुक्तक काव्य भी मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त हो गया, मैथिली शरण गुप्त ने टोटल 21 प्रबंध ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से 19 तो केवल ही क्या है, तो 19 तो खंड काव्य और 2 महाकाव्य, जिसमें एक साकेत है और एक है जय भारत। इन्हें प्रबंध शिरोमणि भी कहा जाता है। इतने सारे प्रबंध रचनाएं लिखने की वजह से इन्हें प्रबंध शिरोमणि भी कहा जाता है। किसको, मैथिली शरण गुप्त को। द्विवेदीकालीन कविता में आदर्शवाद, नैतिकता, घोर सामाजिकता पर बल, उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। द्विवेदीकालीन कविता में आदर्शवाद, नैतिकता, घोर सामाजिकता पर बल, उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। मैथिली शरण गुप्त केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए और उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भारत भारती से मैथिली शरण गुप्त केवल मनोरंजन कवि का न कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, भारत भारती कहते हैं। ठीक है। और द्विवेदीकालीन कविता में उनको उत्थानवाद की गहरी भावना मिलती है। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में सुधार करना ही उनको उत्थानवाद कहलाता है। अतीत से आपने प्रेरणा ली और वर्तमान में उसमें क्या किया, सुधार करना ही उनको उत्थानवाद कहलाता है। मैथिली शरण की रचना भारत भारती में यह भावना सर्वाधिक है। नारी उत्थान, पीढ़ी उत्थान की भावना देखी जा सकती है। मैथिली शरण गुप्त ने पददलित, अपेक्षित, वंचित मुख्यधारा से कटी हुई नारी के बहुत ज़्यादा लिखा है। 1914 में हुए हैं। हीरा डोम नाम से एक राइटर हुए हैं, हीरा डोम। कब, 1914 में। इन्होंने भोजपुरी कविता लिखी थी, अछूत की शिकायत। भोजपुरी कविता लिखी है जिसका नाम क्या है, अछूत की शिकायत, और सरस्वती पत्रिका में छपी थी। हीरा डोम हिंदी का पहला दलित कवि माना जाता है। 1914 में हीरा डोम, भोजपुरी कविता, अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में छपी। हीरा डोम को हिंदी का पहला क्या माना जाता है, दलित कवि माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता से श्रृंगारिकता, रोमानियत भाव को बाहर कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता से श्रृंगारिकता, रोमानियत का भाव बाहर कर दिया। इसलिए महावीर प्रसाद ने 1916 ईस्वी में निराला की जुई की कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया। कब की बात है, 1916 की। किसकी कविता, निराला की। क्या नाम है, जुई की कली। इसको सरस्वती पत्रिका में छापने से मना किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों किया, क्योंकि इसमें श्रृंगारिकता थी, रोमानियत थी। और 1903 में कवि कर्तव्य, ये इनका खुद का निबंध है, कवि कर्तव्य। इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम क्या है, कवि कर्तव्य। कवि कर्तव्य
ये इनका निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जो सरस्वती पत्रिका में छपा 1903 में सबसे पहला। और इसी कवि कर्तव्य में वो अपने कर्तव्य बताते हुए सभी कवियों को क्या कहते हैं कि चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर अनंत जल राशि तक, अनंत पहाड़, अनंत पृथ्वी, अनंत आकाश, सभी पर कविता लिखी जा सकती है। इस प्रकार द्विवेदी जी ने काव्य क्षितिज का दायरा व्यापक कर दिया। भारतेंदुकालीन कविता से अधिक व्यापक भावबोध द्विवेदी कालीन कविता में मिलता है। भारतेंदुकालीन कविता से अधिक व्यापक भावबोध किसमें मिलता है? द्विवेदी कालीन कविता में मिलता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा है, किसने लिखा है? जॉशुआ कैटलर ने लिखा है। ये ध्यान रखिएगा। समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति अत्यंत गौड़ या समाप्त हो गई थी। अनुवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। प्रवृत्ति का उपयोगितावादी, प्रकृति का उपयोगितावादी चित्रण मिलता है। इस समय प्रकृति का उपयोगितावादी चित्र मिलना शुरू हो गया था। आलंबनकारी चित्रण वैसे भी शुरू हो चुका था, तो ये भी चित्र मिलता है, आलंबनकारी चित्रण मिलता है। और श्रीधर पाठक प्रकृति के आलंबनकारी चित्रण को बड़े रूप में स्थापित करते हैं। तो श्रीधर पाठक जो हुए हैं स्वच्छंदतावादी, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक, और इन्होंने आलंबनकारी चित्रण को बड़े रूप में स्थापित किया। द्विवेदी कालीन कविता अविद्यार्थ सौंदर्य पर जितना बल देती हैं उतना लाक्षणिक वक्रता या वर्जना सौंदर्य पर नहीं देती, यानी कि अविद्यार्थ सौंदर्य पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया। द्विवेदी कालीन कविता में सीमित मात्रा में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। ज़्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन सीमित मात्रा में जरूर स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। श्रीधर पाठक हुए जो कि स्वच्छंदतावाद की क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विवेदी काल में श्रीधर पाठक, ठीक है, रामदर्श त्रिपाठी, मुकुरधर पांडे, ये सब क्या हुए हैं? स्वच्छंदतावादी हुए। कौन कौन? एक तो श्रीधर पाठक है, रामदर्श त्रिपाठी है, मुकुरधर पांडे है। द्विवेदी कालीन कविता में अतीत का गौरव गान और वर्तमान की चिंता के स्वर देखे जा सकते हैं। द्विवेदी कालीन कविता में क्या देखा जा सकता है? अतीत का तो गौरव गान देखा जा सकता है और वर्तमान की चिंता के स्वर भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि भारत भारती में ये चीज़ मिलती है, अतीत का गौरव गान मिलता है और वर्तमान की चिंता मिलती है। हम लोग थे, हम कौन थे, क्या हो गए, कौन और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर मिलकर ये समस्या इसमें कैसे सुनिएगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर मिलकर ये समस्या सभी। साहित्य अब ज्ञान, ये किसकी पंक्ति है? भारत भारती सभी की पंक्ति है, ठीक है। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। साहित्य अब ज्ञान राशि का संचित कोष बन गया था। ज्ञान राशि का क्या बन गया था? संचित कोष बन गया। ये द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य अब क्या बन गया? ज्ञान राशि का संचित कोष बन गया। सामाजिक, धार्मिक, पाखंड, आडम्बरों, कुरीतियों, रूढ़ियों का विरोध, महावीर प्रसाद द्विवेदी का चर्चित निबंध कवि कर्तव्य उनके रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह में शामिल है। तो इनका दो कवि कर्तव्य निबंध हैं, ये किस में शामिल है? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह में शामिल है। द्विवेदी काल के चर्चित कवि, उसमें भी पहले अपन किसको पढ़ेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सबसे बड़ी बात, इनका एमपी में जन्म हुआ। एमपी में भी कहाँ पे हुआ? तो दौलतपुर में जन्म हुआ, ठीक है। दौलतपुर के रायबरेली में इनका जन्म हुआ है और 1864 में हुआ है। 1864 में बाल मुकुंद गुप्त से ठीक 1 साल पहले इनका जन्म होता है। और सादगी, सरलता व असलियत जो उसके कवि थे, हम जब इनको देखते हैं तो सादगी इनमें झलकती थी, सरलता और असलियत जो उसके कवि थे। सुकवि किंकर और भुजंगभूषण भट्टाचार्य के छद्म नामों से लिखते थे। ये सुकवि किंकर, भुजंगभूषण भट्टाचार्य के छद्म नामों से लिखा करते थे। संपत्ति शास्त्र इनकी चर्चित पुस्तक है। संपत्ति शास्त्र इनकी चर्चित पुस्तक है। ये अर्थ शास्त्र विषय ज्ञान संबंधी रचना है। संपत्ति शास्त्र इनकी चर्चित पुस्तक है जो अर्थशास्त्र विषय के ज्ञान संबंधी है। संपत्ति आ गई तो अर्थशास्त्र से संबंधित होनी। कौन सी रचना है? संपत्ति शास्त्र, ठीक है।
और संपत्ति शास्त्र की भूमिका 1908 में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई, संपादित प्रकाशित हुई। अब संपत्ति शास्त्र जो है इनकी अर्थशास्त्री विषय हैं, इनकी भूमिका 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित संपादित हुई। प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का रुख प्रतिक्रियावादी था, बाद में संपत्ति शास्त्र की भूमिका छपने के बाद राष्ट्रवादी स्वरूप की खड़ी बोली के प्रबल समर्थक रहे हैं। जो मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है करते ये खड़ी बोली की क्या है, प्रबल समर्थक रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त के साहित्य के मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि करते तुलसीदास भी मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के इनके क्या है, साहित्यिक गुरु है। और इसी बात को लेकर इन्होंने क्या लिखा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यहाँ पे महावीर के अर्थ तो दो हैं, ठीक है, महावीर से महावीर भी लिया गया है, महावीर से हनुमान से भी लिया है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। 1900 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हे कविते, जब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने ही नहीं थे उस समय इन्होंने लिखी थी हे कविते कविता, और जो ये सरस्वती पत्रिका में इनकी प्रकाशित थी हे कविते। और 1903 में इनकी कौन सी आई थी, कवि कर्तव्य आई थी। हे कविता इनकी कविता है जो 1900 में आई थी। इस कविता में ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर दुख व्यक्त किए गए। इस कविता हे कविते हैं, इस पर ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर दुख व्यक्त किए गए हैं और खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने पर बल दिया गया। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने पर बल दिया गया। महावीर प्रसाद की मौलिक रचनाएं कानिकुब्जा बलिव्रतम, कानिकुब्जा बलिव्रतम, कानिकुब्जा बलिव्रतम, कानिकुब्जा विलाप, एक तो इनकी यही है, दो तो इनकी याद रखनी, एक तो है कानिकुब्जा बलिव्रतम, ठीक है, एक है कानिकुब्जा विलाप, ठीक है, दो महावीर प्रसाद की कानिकुब्जा बलिव्रतम, कानिकुब्जा विलाप, एक है कि सुमन, सुमन अच्छे से याद रखिएगा, सुमन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सुमन है। एक समाचार संपादकत्व, देवी स्तुति शतक, नागरी, ये अबला विलाप और काव्य मंजूषा, ये भी तो याद रखना, अबला विलाप और एक है काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट है। नागरी तेरी यह दशा, नागरी तेरी यह दशा, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, नागरी तेरी यह दशा, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं। खास तौर पे आपको इसमें क्या याद रखना है, मेरी शुरुआत में क वाली जो होगी कानिकुब्जा बलिव्रतम, काव्य कुब्जा विलाप, एक है सुमन, एक अबला विलाप, एक काव्य मंजूषा, अबला विलाप काव्य मंजूषा, नागरी तेरी यह दशा, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं। आपको इसमें क्या याद रखनी है, काव्य मंजूषा, अबला विलाप और सुमन, ये तीन तो याद इसमें रखनी है। और द्विवेदी जी की प्रारंभिक दौर की कविता कौन सी थी, हे कविता, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है कविता। और बलिवर्ध ये इसमें कानिकुब्जा बलिव्रतम है और बलिवर्ध किया है, ये कविता हैं। विधि विडम्बना है, श्रीधर सप्तक है, कविता कलाप है, ये कविते बलिव्रत, विधि विडम्बना, श्रीधर सप्तक, कविता कलाप। और कविता कलाप के संपादक महावीर प्रसाद है। इसमें 5 कवियों की रचना मिलती है। कविता कलाप में कितने कवियों की रचना मिलती है, 5 की। महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद की, मैथिली शरण गुप्त की, इनके शिष्य की, काका प्रसाद गुरु की, नाथुराम शर्मा शंकर की और राय देव प्रसाद कौर की। द्विवेदी जी के अनुदित कार्य भरतहरि के वैराग्य सदर का अनुवाद विनय विनोद के नाम से किया। अब अनुदित कार्य इनके पूछे जाते हैं। भरतहरि का क्या है, वैराग्य सप्तक, वैराग्य सप्तक है, जिसका अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया है, विनय विनोद नाम से किया है।
भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद विनय विनोद नाम से किया है। विनय विनोद भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद विनय विनोद नाम से किया है। भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद विनय विनोद नाम से। भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद विनय विनोद नाम से किया। भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद विनय विनोद नाम से किया। भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद विनय विनोद नाम से। भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद विनय विनोद नाम से किया। जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद बिहार वाटिका नाम से किया। जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद बिहार वाटिका नाम से किया। जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद बिहार वाटिका नाम से किया। बिहार वाटिका। भृतहरि के श्रृंगार शतक का अनुवाद किसने माना? जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद बिहार वाटिका नाम से किया। भृतहरि के श्रृंगार शतक किसने माना नाम से किया। भृतहरि के श्रृंगार शतक का अनुवाद किसने माना नाम से किया। ठीक है। जयदेव के गीत गोविंद अभी देखो भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद किस नाम से किया? विनय विनोद। ठीक है। भृतहरि के वैराग्य शतक का अनुवाद किस नाम से किया है? विनय विनोद नाम से। वैराग्य विनोद, विनय विनोद वैराग्य वैसे हो गया। जयदेव गीत गोविंद का किससे किया है? बिहार वाटिका। बिहार वाटिका, बिहार में तो गीत गोविंद देव जी होते हैं, गीत गाएंगे वहीं पे। ठीक है। तो गीत गोविंद का अनुवाद किया है बिहार वाटिका नाम से। और भृतहरि के श्रृंगार शतक का अनुवाद स्नेहमाला नाम से किया। भृतहरि के श्रृंगार शतक का अनुवाद किस नाम से किया? श्रृंगार स से स्नेहमाला, स से स्नेहमाला, श्रृंगार स्नेहमाला। गीत गोविंद बिहार वाटिका। संस्कृत के श्री महिम्न स्रोत का इसी नाम से अनुवाद किया। संस्कृत के श्री महिम्न स्रोत का इसी नाम से अनुवाद किया है। संस्कृत की रचना गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ का अनुवाद इसी नाम से किया। सरस्वती की रचना, संस्कृत की रचना गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ का अनुवाद इसी नाम से किया। संस्कृत की रचना गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ का अनुवाद इसी नाम से किया। कालिदास की ऋतुसंहार